Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, the OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, TGT, PGT, LT Grade English का MCQs का क्लास चल रहा है। MCQs बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर का सीरीज है हमारा, जिसका पार्ट 8 डिस्कस किया जाएगा आज। इससे पहले हमने 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया है, प्लीज़ उन्हें वॉच कर लीजिए। मोस्टली क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम से संबंधित हैं, आए हुए हैं, जिसमें ग्रामर और आपका लिटरेचर दोनों ही तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। मेहनत करिए, सफल अवश्य होंगे आप। पॉजिटिव भाव रखिए, हमेशा अपने आप पर विश्वास करिए, मायूस बिल्कुल मत होइए। जो बहन भाई पीछे किसी कारणवश सिलेक्शन से रह गए हैं, वो निश्चित 2022 का एग्ज़ाम जो 2025 में इसका कंफर्म हो चुका है, तो मई और जून जो भी एग्ज़ाम आपका है वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। ईश्वर आपकी मदद करेगा। आइए प्यारा सा सेशन आज का डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर लिखा करें आप, ABCD। जब भी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, अपने आप को ज़रूर चेक करें। खुद को चेक करना दुनिया को पाना है। हम आपको इतना ही बोलेंगे, खुद को चेक करना दुनिया को पाना है। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेम्पोररी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का समकालीन इनमें कौन नहीं है? देखिए नोट दिया है, ये ध्यान रखें। कौन नहीं है, बाकी 3 होंगे, एक नहीं होगा। क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, विलियम बटलर ईट्स, नन ऑफ द एबव। अब देखिए ये तो आपका कट ही जाएगा, नन ऑफ द एबव। इनमें से एक होगा, ध्यान रखिए। तो फटाफट आंसर करिए आप। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स विलियम बटलर ईट्स है। क्या है? क्योंकि ये WB ईट्स साहब थे, ये इरिश पोइट माने जाते हैं। कौन है ये? इरिश पोइट हैं, और ये 20th सेंचुरी के पोइट माने जाते हैं। क्योंकि इनका जो महत्वपूर्ण WB ईट्स का क्वेश्चन आता है 1923, क्वेश्चन इनका आता है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1923 में। विलियम बटलर ईट्स को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो ये 20th सेंचुरी के पोइट माने जाते हैं, इरिश पोइट हैं। इसलिए मार्लो और बेंसन ये शेक्सपियर के समकालीन रहे हैं, जबकि ये आपके बाद के कवि हैं। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर्स प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा served as an inspiration for which of the following plays by John Dryden। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एंटनी क्लियोपेट्रा, आपूर्ति करता है एक प्रेरणा की, फॉर विच इसके लिए, ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, नीचे लिखा प्लेज जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा हुआ प्ले है, जो एंटनी क्लियोपेट्रा की तर्ज पर लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा है? ऑल फॉर लव, द वाइल्ड गैलेंट, द राइवल लेडीज, या नन ऑफ द एबव। फटाफट आंसर करना आपके लिए। यस, करेक्ट आंसर इसमें फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव या द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, इसका दूसरा नाम है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। इसका दूसरा नाम भी कुछ लिया जाता है। ऑल फॉर लव को द वर्ल्ड वेल लॉस्ट भी नाम से जाना जाता है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। अब ये कैसा है? ये फ्रेंड्स हीरोइक ड्रामा है। क्या है? हीरोइक ड्रामा है ये। अब ये कब आया था? 1677 में। तो 2-3 क्वेश्चन मिल गए। हीरो ड्रामा है, 1677 में आया था।
और दूसरा नाम इसका द वर्ल्ड वेल लॉस्ट भी इसको कहा जा सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम देखिए, वोकैब पर विशेष हमने एक क्वेश्चन वोकैब का लिया है हर सेट में, तो वोकैब पर फोकस रखें। वोकैब आपको सिलेक्शन दिलाता है, जिसका वोकैब कंटेस्ट है अच्छा है वो सिलेक्शन लेकर रहेगा। एमिएबल ये वर्ड है, इसका सिनोनिम बिटर, रूड, अलूफ या फ्रेंडली। फटाफट आपको उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसकी मीनिंग पता हो कि एमिएबल का मतलब क्या होता है। मतलब मित्रता या मित्रवत, तो फ्रेंडली इसका हो जाएगा। ठीक है, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली और प्लीजेंट, ये सब आपका माना जाता है। ठीक। बाकी इसमें बिटर रहा। अब बिटर का मतलब होता है एंगर या हेटरेड, इसका कह सकते हैं हेटरेड, अगर इसकी बात करें हेटरेड। दूसरा वर्ड है हमारा रूड। रूड का मतलब होता है नॉट पोलाइट, नॉट पोलाइट। एलूफ, नॉट फ्रेंडली। ठीक, या डिस्टेंट भी इसे कह देते हैं, भाव शून्य से कह देते हैं एलूफ होता। लेकिन हमारा जो मेन ऑप्शन है इसका डी करेक्ट होगा। इसका एमेबल का जो सिनोनिम है फ्रेंडली होगा। ये पढ़ते रहिए, वोकैब संबंधित स्पेलिंग वाला वीडियो और भी हम आपको डालेंगे जो आपको काम देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए, ग्रामर का चैप्टर आ गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है ये देखना है। नोट दिया, इस पर ध्यान रखना। क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमेशा करेक्ट वे में पढ़ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ने से उत्तर गलत होने की संभावना 90% रहती है। ठीक है, हम नोट नहीं पढ़ते हैं, फटाफट करेक्ट देख करके आंसर पहला दूसरा फटाक मार देते हैं, जल्दी में होते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आता हुआ क्वेश्चन आप पर रह जाता है कौन सा सही नहीं। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं की जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही है। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन B1, B2, V3, ING और SIS। ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स। ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है मॉडल की, ना सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है, तो मॉडल का ये नहीं बनता है। ये भी आपका करेक्ट है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑट एंड यूज्ड ऑलवेज प्रेसीड द इनफाइनाइट 2 + B1। ये भी सही है आपका। मतलब मॉडलरी जो वर्ब्स है यूज टू और टू, इनके पास टू आता है साथ में और B1 आता है। ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। देखिए, ये भी हमारा सही है, बी भी सही है और लास्ट में हमारा डी भी सही है। तो हमें सही नहीं छांटना है, 3 सही है, एक गलत है, गलत वाला निकालना है। तो ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। सी हमारा इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि यही गलत है, गलत को ही सही में कन्वर्ट करना है। कहा कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स, अपनी फॉर्म्स को बदल लेती हैं, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अपनी फॉर्म को नहीं बदलती हैं। चाहे कोई सब्जेक्ट हो जाए, आई शुड गो, ही शुड गो, सी शुड गो, सबके साथ शुड ही आएगा। पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेंस बदल जाए, टेंस से कोई मतलब नहीं, तो ये चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइस। डायरेक्शन में दिया है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए, करेक्ट छांटना है आपको, 3 गलत है, एक सही होगा, उसको छांटना है। हार्डली हैड द किंग कम टू नो ऑफ दिस दैट इज ही वाज फ्यूरियस। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक, हार्डली, स्कार्सली, ये वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ जो हम कॉम्बिनेशन होता है इनका वहन से होता है, दैट वगैरह नहीं लगेगा। तो यहाँ वहन
तो होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। हार्डली हैड द किंग कम टू नो ऑफ दिस दैट ही वॉज फ्यूरियस। अभी जस्ट ना बताया है कि इसमें डेट का कोई कॉम्बिनेशन है, हार्डली के साथ क्या लगाते हैं, वैन आता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला है हार्डली हैड द किंग कम टू नो ऑफ दिस वैन ही वॉज फ्यूरियस, ये सही है। हार्डली हैड द किंग कम टू नो ऑफ दिस देन, तो देन नहीं आएगा, बल्कि अभी हम बता रहे थे ये भी गलत है, बी वाला भी हमारा गलत है और ए वाला भी हमारा गलत है। तो सही कौन सा निकला, सी वाला, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन जो होता है, इसका जो मेल करता है, हार्डली के साथ क्या आता है, वहन आता है। हार्डली के साथ क्या आएगा, वहन आएगा। ठीक, हार्डली के साथ क्या आएगा, वहन आएगा, मतलब कॉमा के स्थान पर वहन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, इतना ही समझिए ज्यादा। एनेट अंडरवुड इज अ करेक्टर फ्रॉम विच वर्क। एनेट अंडरवुड किस वर्क से करेक्टर है, करेक्टर का नाम है, पात्र है, कौन सा है, द स्किन गेम, स्ट्राइप, द सिल्वर बॉक्स या द एप्पल ट्री। फटाफट आंसर करना आपके लिए फ्रेंड्स। ये हमारा ऑप्शन इसमें जो बनेगा करेक्ट वो बी बन जाएगा, स्ट्राइप। ठीक है, ये 3 एक्ट प्ले है, क्या है, 3 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले होते हैं, बड़े प्ले होते हैं, लेकिन ये कैसा 3 एक्ट प्ले। ये क्वेश्चन बनता है कि कैसा है स्ट्राइप, 3 एक्ट प्ले है। ठीक है, अब किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो ये गाल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया है, गाल्स वर्दी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्ट्राइप किसका है, तो गाल्स वर्दी का है। एनेट अंडरवुड इसका ही क्या है, वह करेक्टर है। ठीक, वैसे गाल्स वर्दी का द स्किन गेम भी है दूसरा प्ले, लेकिन जो करेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो किसका है, सिल्वर बॉक्स भी है, इन्हीं का है, लेकिन यहाँ पर करेक्टर की बात है तो ये इस टाइप का करेक्टर है। ठीक, 7 नंबर, टेनिसन्स पोएम मैरीना इज बेस्ड ऑन विच प्ले बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर कोई प्ले है जिसी पर आधारित है टेनिसन की पोएम मैरीना। आपको आंसर करना है कौन सा प्ले है, मेजर फॉर मेजर, अथेलो, द मिंटस टेल, रोमियो एंड जूलियट। फटाफट आंसर करना आपको। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेजर फॉर मेजर। अब ये मैरीना कब लिखी गई है, 1830 में ये पब्लिश हुई थी, 1830 में पब्लिश की गई थी। ठीक, 1830 को मैरीना का पब्लिकेशन हुआ था, जो कि विलियम शेक्सपियर के प्ले मेजर फॉर मेजर में भी एक करेक्टर है, तो उसी पर ये पोएम लिखी गई है। अब मेजर फॉर मेजर कब पब्लिश हुआ है, तो ये फर्स्ट फोलियो हुआ, सब क्वेश्चन बन जाता है, ये 1623 फर्स्ट फोलियो। लेकिन लिखा कब गया था ये मेजर फॉर मेजर, ये 1603 से 04 के बीच में लिखा गया है, जबकि पब्लिश कब हुआ है, 1623 में फर्स्ट फोलियो में। ठीक, अब जो पोएम है मैरीना टेनिसन साहब की, वो कब की है, 1830 की पब्लिकेशन है इसका। कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। When I consider how my life is spent, is a work by which of the following poets। आपको देखना है कि किस पोएट के द्वारा ये लिखा गया है। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत आई।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स। ये किसका है, आपको आंसर करना है। जॉर्ज हर्बर्ट का है, जॉन डन का है, एंड्रयू मार्वेल या जॉन मिल्टन। तो उसका करेक्ट आंसर आपको देना है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन साहब का वर्क है। बहन माई जब भी 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे, 44 ईयर्स की उम्र थी तभी ये अंधे हुए, तब उन्होंने कविता लिखी थी, बहन आई कंसिडर, जिसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इनकी पोइम रही है। अब ये कब मतलब लिखी गई थी, ये 1652 में लिखी गई थी, जब उनकी उम्र 44 साल थी। ठीक, नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्ले बाई जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी साहब का प्रथम प्ले कौन सा माना जाता है, द सिल्वर बॉक्स, द एल्डेस्ट सन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स ए हो जाएगा, द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जॉन गाल्सवर्दी साहब का फर्स्ट प्ले माना जाता है। ठीक, अब गाल्सवर्दी के लिए 1932 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। एक क्वेश्चन बन जाता है, नोबेल प्राइज मिला था 1932 में, 1932 में। ठीक, जो इनका प्ले है द सिल्वर बॉक्स, ये इनका प्रथम प्ले माना जाता है। ठीक, और अगर बात करें इनका, ये नोबेल प्राइज मिला था तो 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रोमिनेंट डिनोट्स, प्रोमिनेंट ये वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है, डूइंग और प्रोड्यूसिंग गुड, गिविंग और गिवन फ्रीली, इंपॉर्टेंट और फेमस, डिफिकल्ट टू एंज्योर। आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इसका सी होगा, इंपॉर्टेंट और फेमस। इसलिए वर्ड डाले जाते हैं फ्रेंड्स जिससे आपकी वोकैब में इंक्रीमेंट हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्ट वन, मतलब करेक्टली स्पेल्ड, सही शब्द को चुनना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ऐसे मतलब हम पढ़ेंगे कैसे, CIRCUITOUS या CERCUITOUS, CIRCUOTOUS, CIRCUITIOUS, सर्क्यूसियस, सर्क्यूसियस। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CIRCUITOUS, सर्क्यूसियस, इसका मतलब होता है हैविंग ए सर्कुलर और वाइंडिंग कोर्स। स्पेलिंग संबंधी हमने फ्रेंड्स लगभग 28 के आसपास वर्ड दिए हैं। स्पेलिंग वाला वीडियो देख सकते हैं आप, 3 से 4 वीडियो कवर किए हैं, उनमें सभी स्पेलिंग्स आपको मोस्टली मिल जाएंगी। 90% आपका सॉल्यूशन उसमें हो जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का एंटोनिम देना। देखिए वोकैब पर विशेष ध्यान दिया गया, दो का क्वेश्चन रखें हमेशा, एडिकेट, रिनाउंस, पजेस, डिनाई। फटाफट आंसर करना आपको। तो रिलिंक्विश का जो हमारा एंटोनिम पूछा, अपोजिट वर्ड पूछा है, तो इसका होता है पजेस, रखना। क्योंकि रिलिंक्विश मीन्स होता है वॉलंटरी, सीज टू कीप और क्लेम और गिव अप, मतलब इसका मतलब होता है गिव अप, त्यागना। तो इसका मतलब पजेस, रखना। अब एब्डिकेट वर्ड भी दिया है, क्योंकि ऑप्शन हमारा सी हो गया। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, अगर इसका अपोजिट कहें तो रिनाउंस वंस थ्रोन। ठीक है, रिनाउंस का मतलब फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबेंडमेंट,
claim, right, possession, deny, state that one refuses to admit the truth of existence, ये इसके मीनिंग है, लेकिन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द क्लाउड्स क्राई व्हेन देयर लोड इज हैवी। सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, अलिट्रेशन है। फटाफट आंसर करिए। इससे संबंधित लिटरेरी फॉर्म्स हमने काफ़ी वीडियो डाले हैं, 15 के आसपास, 20 के आसपास वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं लिटरेरी फॉर्म्स नाम से, उसमें सभी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। कह रहा है कैसे पहचानेंगे, द क्लाउड्स किराई। अब किराई मतलब चीखना, चीख पुकार कौन करता है, मानव से मतलब है, यहाँ पे मानवीकरण हुआ इसका। क्लाउड्स बादल चीखते हैं, व्हेन देयर लोड इज हैवी, जब उनके लोड हैवी हो जाते हैं। तो बादलों के वो मानवीय रूप दे दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन है। सिविली में एजेज होता है, मेटाफर में सो एज नहीं होता, दो वस्तुओं की, अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। एलिटेशन में मतलब आपका जो है कहना चाहिए रिपीटेशन होता है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स का, ठीक। अगला है द ट्रेन, ब्लैंक दिया है, बिफोर बी रीच द स्टेशन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट फिट्स द ब्लैंक। आपको सही वर्ब का चयन करना है। लेफ्ट, हैड लेफ्ट, इज लिविंग, वुड हैव लेफ्ट। फटाफट आंसर करिए। तो आसानी से बिफोर वाला शब्द इसमें देख रहे हैं, बिफोर आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। जब हमारी सेकंड क्लॉज किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पहली वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेड लेफ्ट आएगा, क्या आएगा, हेड लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन, सही एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एज सिनी एज ए न्यू यूटेंशियल, ये सही है। ए स्वीट एज हनी, ये सही है। एज क्लीन एज ए विस्टल, ये सही है। एज क्यूट एज ए पपी, मतलब 3 गलत हैं, 1 सही है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रेंड्स इसमें आपको मिलेगी एज क्लीन एज ए विस्टल, एज क्लीन एज ए विस्टल। अब देखिए इसमें एज क्यूट एज ए पपी नहीं, बल्कि यहाँ पर किटन आ जाएगा, किटन, तो ये भी सही हो जाती। एज स्वीट एज हनी नहीं, बल्कि शुगर आ जाएगा यहाँ पर, ये सही हो जाएगी। एज सिनी एज ए न्यू यूटेंसिल नहीं, बल्कि पिन आ जाएगा, यहाँ पिन लगा दें, यहाँ शुगर लगा दें, यहाँ किटन लगा दें, हमारी एक्सप्रेशन सही हो जाएंगी। बहरहाल यहाँ पर जो करेक्ट दी है वो आपकी सी वाली, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी कंटेन्स, जो विटमैन्स आपकी पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी, 9 सेक्शन हैं, 11 सेक्शन हैं, 13 सेक्शन हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर आपको करना है। तो इसमें फ्रेंड्स जो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इसमें 9 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 9 सेक्शंस हैं। और इसके लिए अगर ऑरिजिनली फॉर्म में देखा जाए तो सन डाउन पोएम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सन डाउन पोएम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब आई थी, 1856 में, 1856 में ये आई थी, 56। और ये पब्लिश कब हुई थी, रिवाइज करके 1881 में ये पब्लिश हुई थी, रिवाइज करके। पहले नाम से देखिए जो हमने बताया था ना, द सन, सॉरी दोबारा डिलीट थोड़ा सा, इसका दूसरा नाम जो था, पहले शुरू का नाम था सन डाउन पोएम। ये कब आई थी, 1856 में, ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा, जो इस समय वर्तमान पोएम की बात कर रहे हैं, जब जो प्रेजेंट टाइटल दिया गया था इसके लिए, कब दिया गया था, 1860 में, ठीक। अब इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, रिवाइज करके
तो 1881 में ये पब्लिश हुई थी रिवाइज करके। ठीक, तो ये कई चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ का ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 सेक्शन इसमें पाए जाते हैं। बहन बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कब पैदा हुए थे फ्रॉस्ट साहब? 1874, 1963, 1706, 1790। आपको आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में, ABCD में से मार्क कर सकते हैं। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब थे 1874 में इनका जन्म हुआ था। ये अमेरिकन पोइट हैं। कौन है? अमेरिकन पोइट है, ये भी ध्यान रखना, अमेरिकन पोइट माना जाता है इनके लिए। ठीक, कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। कब? 26 मार्च 1874 को पैदा हुए थे। इनके बारे में खास बात एक और है कि इन्हें 4 बार क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज प्राप्त हुआ था। कब कब मिला था ये हम पीछे वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, फॉकनर साउंड एंड द फरी वाज पब्लिश्ड इन, जो फॉकनर साहब का साउंड और फरी किस सन में पब्लिश हुआ था? आपको आंसर करना फटाफट। 1927, 1929, 1931, 1933। तो फ्रेंड्स करेक्ट इसका आंसर होगा बी, 1929 को ये पब्लिश हुआ था। और स्पेशल कहेंगे तो 7 अक्टूबर 1929 को इसका पब्लिकेशन हुआ था। 19 नंबर, हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, द हेमलेट वाज रिटन बाय, देखिए थोड़ा सा अंतर है, हेमलेट प्ले है शेक्सपियर साहब का है, द हेमलेट किसने लिखा ये पूछ रहे हैं, मेलविल, गाल्सवर्दी, पोप या फॉकनर? फटाफट आपको आंसर इसका करना है। द हेमलेट ये भी क्या है? देखिए ये तो प्ले है ये, बल्कि द हेमलेट क्या है? ये नॉवेल है। ये क्या है? नॉवेल है। किसका नॉवेल है? फॉकनर साहब का है। विलियम फॉकनर ने इसे लिखा था और ये पब्लिश कब हुआ था? 1914 में, 1940 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पोएम बाय वाल्ट विटमैन? 3 पोएम वाल्ट विटमैन की हैं, एक नहीं है, उसको छांटना है। वैन लिलीज लास्ट इन डोर यार्ड ब्लूम, डिस्टेंस लाइटनेस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्राफ। 3 है, इसमें से एक नहीं है, फटाफट आंसर आपको करना है। तो राइट आंसर है डिस्टेंस लाइटनेस, ये वाल्ट विटमैन साहब की पोएम नहीं है। ठीक, ये किसकी है? ये जो पोएम है पॉल वेले की है, पॉल वेले, VAILEY, बेली या बेली, पॉल वेले की पोएम है। तो आज के ये प्यारे से 20 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखेंगे। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेहतरीन वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।